वायरस के केस में आपको स्ट्रक्चर क्या है वायरस का वो याद रखने के लिए आप ऐसे समझो कि एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है। पहले तो एक साइंटिस्ट का नाम दिया होगा बेटा वहां पे, टीओ डायनर, उनको याद रखना है, 1971 होगा ईयर। ओके, आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना है। देखो, दे ऑल आर द इन्फेक्शियस, इनसे कुछ ना कुछ डिजीज हो रही है। हम सीक्वेंस में कैसे गए हैं, साइज के अकॉर्डिंग। हमें बैक्टीरिया तक डिस्कवर्ड था, तो हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से डिस्कवरी हमने पास ऑन कराया किसी मीडियम को, किसी जिसमें हमें था कि पॉसिबिलिटी कि इस टोबैको मोजाइक वायरस लीफ पे अगर हम डिजीज हो रही है, तो उस टोबैको मोजाइक लीफ की हमने जो एक सॉल्यूशन बनाया उसको पास कराया, तो हमें डिस्कवरी मिली किसकी, वायरस की। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, इसका मतलब इन्फेक्शियस एजेंट उस फ्लूइड में था। उस फ्लूइड में था तो फिर इसका मतलब देयर इज समथिंग स्मॉलर देन वायरस। फिर डिस्कवरी हुई स्मॉलर देन, पहले डिस्कवरी हुई स्मॉलर देन बैक्टीरिया, फिर डिस्कवरी हुई स्मॉलर देन वायरसेस। तो कुछ और ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट दिखा जो कि वायरस से भी छोटा था। फिर उसके स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या मिला आपको कि वायरस के स्ट्रक्चर में जैसे प्रोटीन और आरएनए या डीएनए है, ठीक है, आरएनए या डीएनए। लेकिन विरियोट्स के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिला, उसके स्ट्रक्चर में हमें प्रोटीन नहीं मिला। तो वायरस माइनस प्रोटीन लिख सकते हो आप, इसको ध्यान रखने के लिए। या आप डायरेक्ट लिख लो, सिर्फ उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में भी क्या है, आरएनए है। तो एक तरीके से उसके पास कोई बाउंड्री नहीं हुई, कोई और अदर स्ट्रक्चर नहीं हुआ, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ आरएनए है। इज इट क्लियर? तो इसको बोल देते हैं फ्री फॉर्म ऑफ आरएनए। कोई मशीनरी तो पहले से ही नहीं थी, मशीनरी यहीं से नहीं मिल रही है हमें। यूनिसेलुलर से तो नीचे हम यहाँ पे ही जा चुके हैं, दे आर असेलुलर। असेलुलर है मतलब सेल नहीं है। फिर हमें यहाँ क्या मिला था, फ्री फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल मिला। फिर प्रियॉन्स में क्या मिला, बाहर की कवरिंग सिर्फ मिली, अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और कवरिंग जो है, कवरिंग कवरिंग की तरह नहीं है, वो खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक प्रोटीन्स है। तो वो क्या हो गए थे आपके, प्रियॉन्स। अच्छा एक मिनट, कल थोड़ा सा रह गया था, जस्ट मिनट, मुझे स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा प्रियॉन्स रह गया था ना आपका। तो अभी पीरियड्स क्लियर है बेटा? फिर आपको ध्यान रखना है, वहां पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसमें आपको कवर कराया था मैंने कि लो मॉलिक्यूलर वेट है। चलो, विजिबल है ये स्क्रीन प्रियॉन्स वाली? Why deuteromycetes are placed either in ascomycetes? Is it because Phycomycetes is algal fungi? No, beta, it is not because Phycomycetes is algal fungi. It is because Phycomycetes का जो क्लासिफिकेशन है उसकी फंजाई का हाइफी है सेप्टेट, ए सेप्टेट सिनोसिटिक। ठीक है, एसेप्टेड सिनोसिटिक, दैट इज द प्राइम कॉज। और अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं है एंड देन यू फाइंड कि एल्गल फंजाई है, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हो। फाइको, फाइको वर्ड का मीनिंग ही होता है एल्गी। फाइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एल्गी। ओके बेटा, फाइको, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोमाइसिटिस एल्गल फंजाई, ठीक है, जैसे माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोमाइसिटिस एल्गल फंजाई। चलो, तो जरा 5 मिनट का कुछ लेक्चर का पार्ट रह गया तो उसको अपन कवर कर लेते हैं।
क्लियर है सोनी? गुड। विराट समझ में आ गया सिद्धि? ओके। और किसी को कोई क्वेरी? अच्छा, एक नोटिस लिख, मतलब समझ लो। आज है 26, कल है 27। कल नाइट को मैं मूव कर रही हूँ रत्नागिरी से, तो आपको किसी को फिजिकली मुझसे मिलके कुछ पूछना है तो मैं सेंटर पे अवेलेबल रहूंगी अभी। और लगभग कितना बजे से, 10 बजे से अवेलेबल रहूंगी। तो आप मुझसे तो कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ लेना मुझसे, कुछ पूछना उछना है तो। हाँ, उसके बाद मैं 1:30 आपको फ्री मिलूंगी। 1:30 क्लास का टाइम है बेटा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 1:40 तक फ्री मिलूं। 2 बजे तक फिर फ्री रहूंगी, फिर 2 बजे से 3:30 तक मेरी क्लास है। 3:30 के बाद फिर मैं मिलूंगी फ्री। तो आपको जिसको भी फिजिकली मुझसे कुछ कांटेक्ट करना है, कुछ पूछना है, तो यू कैन कांटेक्ट मी 26 एंड 27। उसके बाद मैं 10 तारीख से अवेलेबल रहूंगी आपके साथ। 10 नहीं, 10 को रत्नागिरी आ जाऊंगी, 11 से अवेलेबल रहूंगी। इस बीच आपकी जो भी दिवाली वेकेशन और सब कुछ प्लान होता है, उसमें बेटा आपको फोकस होके अपनी जो भी स्टडी की है अभी तक की। दिस इज अ बिग हॉलीडे। इतनी लंबी छुट्टी आपको पूरे साल में फिर नहीं मिलती है। एक गणपति पे, एक दिवाली पे। गणपति पे आपकी वजह से मिल जाती है हमें, और हमारी वजह से दिवाली की आपको मिलती है, क्योंकि हम लोग के साइड दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल होता है। ऑल्दो इस बार तो मेरे बड़े पापा की डेथ हुई है, तो हम लोग क्या फेस्टिव जैसा नहीं है, लेकिन कई सारे टास्क इसमें हमने प्लान कर रखे हैं। तो जस्ट रहूंगी नहीं मैं, आप लोग, आपको इतना समझना है। और आपको इसी ड्यूरेशन में अब तक का जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ाया गया है ना, एक अच्छा खासा कलेक्शन आई थिंक हो गया होगा। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 चैप्टर के बीच बीच में आपके टोटल सब्जेक्ट के मिला के आपके पास कलेक्शन हो गए होंगे। तो जस्ट रिकॉल दें, उनको पढ़ो, रिवाइज करो, सारा एक बार आप कर लेना। क्लासेस जब मैं तो ऑनलाइन लूंगी, अभी ऑफलाइन यहाँ पे चलेगी, आप उसको करते रहो आके। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका चलेगा, मैं ऑनलाइन लेती रहूंगी। जिस दिन भी आपकी वैकेशन अनाउंस होगी उसके बाद मैं ऑनलाइन नहीं लूंगी। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए कॉल और मैसेज पे। आप जस्ट मैसेज पुट करो, कोई भी डाउट है आप मुझे कर दो। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करो। अगर 2 घंटे 5 घंटे तक मैंने रिप्लाई नहीं किया है, और इससे पहले भी जो भी मैसेजेस आपने किए हैं, अगर किसी को कोई रिप्लाई नहीं मिला है, तो आपके लिए फिर से एक टाइम है, आप मुझे कर दोगे। क्योंकि अभी देखो बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास ज्यादा है। आप खुद ही 2-3 बैच दिख रहे हो। उसके बाद मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, कुछ एमटेक के बच्चे हैं। तो कुछ ऐसे रहता है कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं सबको पढ़ा रही हूँ, बट सबके क्वेरीज आते रहते हैं, ठीक है। कुछ पीएचडी के जूनियर हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मैसेजेस आपके नीचे चले जाते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं आया है तो आप मुझ पर डाउट मत करो, आप सिंपल समझो कि मैम ने मैसेज देख लिया था, तो मैम को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और मैम को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो अपने आप मैसेज पॉपअप होके ऊपर तो आएगा नहीं, या नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला है, पहले के किसी डाउट का रिप्लाई नहीं मिला है, जैसे मुझे याद है सोइनी तुम्हारे कुछ न्यूमेरिकल्स वाले हैं, तो वो अभी हम लोग करेंगे डीएनए काउंट वाउंट का। तो वो छोड़ के बाकी किसी का कोई भी डाउट है जो मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो वो उसको टैग कर देगा। और यही पैटर्न आप 10 तारीख तक करोगे कि आप कोई भी डाउट है तो आप बिना हेजिटेट किए वो डाउट मुझे सेंड कर दो, ठीक है। फोटो खींच के सेंड कर लो, ग्रुप में सेंड कर लो, ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लो। मतलब ये ध्यान रखो कि आपके डाउट पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, और आपके नोट्स तो ऑलरेडी पेंडिंग नहीं होने चाहिए, एमसीक्यूज पेंडिंग नहीं होने चाहिए। इस बीच में इस यूनिट की आपको पूरी पीडीएफ क्वेश्चन के शेयर कर देती हूँ, आप उनके एमसीक्यूज कवर्ड क्वेश्चन के सॉल्व कर लेना। अब इतना तो समझ में आता होगा ना कि कितना कवर हुआ है, क्या नहीं कवर हुआ है, समझ में आता है ना तुम लोग को? जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा हमें है ही। तो आप एक क्वेश्चन नंबर का एक पूरा बल्क ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इस यूनिट का, तो आपके इस दिवाली वेकेशन में आई थिंक प्लांट किंगडम आज कल चाहते, मतलब लगभग लगभग हो जाएगा, काफी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो एक चैप्टर ये और आपके हैंड में आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है बेटा जो आपको समझ में नहीं आएगा, उसकी तो गारंटी हम ले लेते हैं।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टफ जा सकता है, उसको मैंने इसलिए उस दिन ऑफलाइन लेक्चर में थोड़ा ग्लिम्स आपको दिया था कि आप सामने सामने मुझे बैठा देखते हो तो एक अलग थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बस उससे ज्यादा कुछ है नहीं टफ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपका हुआ, लास्ट टॉपिक है। उसके अलावा सब आपको डिवीजन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, जिसमें एंजियोस्पर्म टफ जाता है तो एंजियोस्पर्म की अलग से आपको 3-4 चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो डोंट बॉदर फॉर दैट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, प्लांट के फीचर बताएंगे, वो आपको समझते जाना है। ओके, तो नोटिस समझ में आ गया आपको। मैं फिजिकली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगी फ्रॉम 28 टू शायद टू नो 2 नवंबर तक आपकी क्लास रहेगी। 10 नवंबर तक तो फिर हॉलीडे रहेगा। ऑनलाइन लगेगी तो लगेगी, अभी जो भी नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग। बट मैं आपको फिर 11 नवंबर से यहाँ पे अवेलेबल मिलूँ। इज इट क्लियर? ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप मुझसे कितना इंटरेक्ट करते हो, आप कितने अपने डाउट को पेंडिंग रखते हो, ये आपकी कमी हो जाएगी। मैं अवेलेबल हूँ, आज भी अवेलेबल हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो, कॉल तो हर टाइम नहीं कर सकते, बट मैसेज करो, मैसेज करने में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अभी फटाफट ये खत देखते हैं। तो प्रियॉन्स का लास्ट में मैं ले रही थी, प्रियॉन्स को आपको सिर्फ प्री को पकड़ो, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग प्रोटीन, और प्रोटीन के आगे लगा दो रेप्लिकेटिंग प्रोटीन, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट है, तो इन्फेक्शियस एजेंट कुछ ना कुछ तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन, तो उस कुछ ना कुछ में जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपने देखा कि होस्ट के अंदर जाते ही वायरसेस क्या कर रहे हैं, अपने को रेप्लिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इनका खुद का रिप्रोडक्शन, दैट इज रिलेटेड टू, यू कैन से कि रिप्रोडक्शन, वो खुद ही सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोटीन है। प्रोटीन की क्वाइलिंग हो रही है, मैंने समझाया है आपको प्रोटीन कैसे क्वाइल होते हैं। प्रोटीन और मिसफोल्ड कर दिया, डिजीज कॉज करने वाला प्रोटीन बन गया, दैट इज प्रियॉन सिंपली। तो अब इस प्रियॉन को और प्रियॉन्स अपने जैसे बनाने के लिए रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो अर्थ पे रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी किसके पास है, न्यूक्लिक एसिड के पास है। मतलब डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड आरएनए कैन रेप्लिकेट, बट इन द केस ऑफ प्रियॉन्स दे आर द रेप्लिकेटिंग प्रोटीन। और ये स्टिल बहुत रिसर्च का वर्क है कि विदाउट प्रोटीन का फॉर्मेशन विदाउट राइबोसोम तो हो ही नहीं सकता, यू नो। आप प्रोकैरियोट में भी देख रहे हो कि विदाउट राइबोसोम विदाउट एमआरएनए सीक्वेंस प्रोटीन नहीं बन सकता। तो ये किस तरीके से प्रोटीन है, ये कहाँ से बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं, दैट इज स्टिल एरिया ऑफ रिसर्च। तो आपको तो उसमें बिल्कुल ही नहीं जाना है। मैंने आपको बताया कि प्रियॉन्स आर स्टिल द एरिया ऑफ रिसर्च, कि वो किस तरीके से सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है। ये पता है कि होस्ट बॉडी में है तो होस्ट की मशीनरी यूज की है, बट स्टिल वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके बच्चा, चलो अभी देखो ध्यान से। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको न्यूरोलॉजिकल आया है, मतलब दे कैन कॉज द डिजीज टू ह्यूमन बीइंग। और ये फ्यूचर के आपके बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। जो मैंने कल आपको हिंट दिया कि ग्लेशियर्स जो आपके मेल्ट हो रहे हैं, उससे सी का लेवल भी बढ़ रहा है, उन ग्लेशियर्स में प्रियॉन्स दबे हुए हैं, प्रियॉन्स प्रेजेंट हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वो रिलीज हो रहे हैं, और उनसे आने वाली डिजीज काफी खतरनाक होगी, क्योंकि दे विल टारगेट द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. So you can remember two things here. They are replicating protein, and replicating protein में ये infectious protein कैसे हो गया, प्रोटीन तो हमारे लिए इतने फायदेमंद है। How they are causing infectious? Because if suppose their folding is like that, ठीक है, ये डिस्टॉर्टेड हो गया और उनकी फोल्डिंग कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया मिस फोल्डिंग या एबनॉर्मली फोल्डिंग। तो अपने आप में एक बहुत, मैंने तो इस पे प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, इसमें मिस फोल्डिंग पे डिजीज कॉज हो जाती है, यू नो। नॉर्मली भी जो आपके बॉडी में प्रोटीन्स बन रहे हैं, अगर वो फोल्ड गलत तरीके से हो रहे हैं, फोल्ड मतलब फंक्शनल, मैंने एक सीक्वेंस पढ़ा है ना बेटा आपको, प्राइमरी प्रोटीन, देन सेकेंडरी प्रोटीन, देन टर्सरी प्रोटीन, देन क्वाटर्नरी प्रोटीन,
तो प्राइमरी और सेकेंडरी तक, तो प्राइमरी तो आपका स्ट्रैंड है, सेकेंडरी आपका स्ट्रक्चरल है, थर्ड टर्सरी एंड क्वाटरनरी, दे आर योर फंक्शनल प्रोटीन। हर टर्सरी प्रोटीन क्वाटरनरी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर सेकेंडरी टर्सरी हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्वाटरनरी तक अगर पहुंचा है तो वो इन 3 लेवल की फोल्डिंग से आया हुआ है। जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको बायोमोलिक्यूल में, कुछ रिकॉल करोगे तो याद आएगा। ओके बच्चा, तो यहाँ पे इसी क्वाइलिंग के मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये क्वाइलिंग भी कैसे हो रही है ये स्टिल रिसर्च की बात है, क्योंकि इस मैकेनिज्म के लिए तो ईआर चाहिए था, गोल्जी एपरेटस चाहिए, या प्रोकैरियोटिक है तो भी मिनिमम राइबोसोम्स चाहिए, यूनिट चाहिए, फोल्डिंग चाहिए। ओके, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, और ये प्रोटीन्स बड़े हैं, मतलब ये विराट्स जैसे छोटे नहीं है, ये वायरसेस के साइज के इक्विवेलेंट है। दिस एजेंट, एजेंट वर्ड कितना अच्छा यूज किया है यहाँ पे, ध्यान दे, ऑर्गेनिज नहीं बोल रहे हैं इनको, करियर एजेंट, कॉजिंग एजेंट, ओके, वर कॉल्ड प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स में प्रोटीन है, विराट्स में जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए है, तो प्रोटीन का कोट वहां नहीं है और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और सब कुछ है तो क्या बन जाता है, वायरसेस बन जाते हैं। द मोस्ट नोटेबल डिजीज बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बेटे जब भी वर्ड इंसेफेलोपैथी आए ना, यू कैन रिलेट इट के समथिंग इज हैपनिंग विद द ब्रेन, ठीक है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये आपका कैटल्स का डिजीज है। ओके बच्चा, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ, ये भी ध्यान रखना, देखो लिखा ही हुआ है आगे, मैड काउ डिजीज इन कैटल, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका डिजीज का साइंटिफिक नेम है इन कैटल। ये क्वेश्चन है बेटा। एंड इट्स एनालॉग वेरिएंट क्रिस जैकब, सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी इन ह्यूमंस, ये ध्यान रखना। मतलब बोवाइन बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, दैट इज नॉट डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसी डिजीज के सिम्टम, अगर वो डिजीज कॉज हो रही है कैटल्स में तो उसको आप बीएससी बोल रहे हो, लेकिन वही डिजीज अगर आपके ह्यूमन में कॉज हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा? ये दोनों ही डिजीज के नेम इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है और आप हाईलाइट कर लेना। इसमें सीआर का आप फुल फॉर्म नोट कर लेना, CREUTZEFELDT, ठीक है, नेम है ये, क्रुट्ज़वेल जैकब डिजीज। ठीक है, ये ब्रेन पे अटैक होगा बेटा, ब्रेन में अफेक्ट करेगा, और ब्रेन में अफेक्ट करेगा, इंसेफेलोपैथी कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, मेनिंजाइटिस में जो लेयर्स होती है उनमें इन्फेक्शन करता है। अब एक वर्ड मैंने बोल ही दिया तो थोड़ा सा एक आप और एक वर्ड नोट कर लो, तो आइटिस। एज अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड नो द वर्ड आइटिस। आइटिस मीन्स होता है कभी भी इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस में सुना है आइटिस, ठीक है, तो आइटिस वर्ड लगा मतलब उस जगह पे इन्फ्लेमेशन है, उस जगह पे बर्निंग है, उस जगह पे रेडनेस है। ओके, तो इंटरनल मेनिंजेस जो होते हैं ब्रेन्स की, वो लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस में इंफेक्शन मेनिंजाइटिस। ओके, अर्थराइटिस, तो उस जगह आपने आइटिस वर्ड सुना होगा। चलो अब देख लो फटाफट कुछ और पॉइंट्स। प्रिजनर्स डिस्कवर्ड एन इन्फेक्शियस agent which they called prions made up of only proteins. There is, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बेटा, ये आपको स्क्रीनशॉट लेनी है। There is no genetic material, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है. These can multiply themselves and are infectious.
1000 times smaller than the smallest organism. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। ओके बच्चा, उससे ये 1000 टाइम स्मॉलर है। मतलब पीपीएलओ के साइज में तो इनकी कॉलोनी आ जाएगी। तो ऐसे पॉइंट आप थोड़ा सा कहते हैं ना, विजुअलाइज करके कोशिश किया करो तो वो सेट रहेगा माइंड में। There are question mark on this common view that the nucleic acids are the conveyor of hereditary. हेरिडिटरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप कहते हैं या साइंटिस्ट कहते हैं कि वो न्यूक्लिक एसिड के पास है। तो हाउ दे कैन रेप्लिकेट, दे आर क्वेश्चन मार्क। और उस रिसर्च पे भी ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि हेरिडिटरी के लिए हम भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। The disease caused by prions slowly developed. ऐसे ऑल ऑफ सडन वाली डिजीज नहीं होगी, कैसा होगा, स्लोली डेवलप होगा। ओके बच्चा, अब यहाँ पे आप देखना, प्रीवियसली नोन एज स्लो वायरस डिजीज, इसको पहले बोलते थे जब तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। लेकिन एक डिजीज का ये आप देखना, ये तो वही है, सीआर जैकब वाला ही है, ये कुरु, कुरु को ध्यान रखना, कुरु डिजीज। ठीक है, इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज, एक रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज समझते हो, जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, जिसके परसेंटेज आपके पॉपुलेशन में बहुत कम है, कहीं करोड़ों अरबों में दो चार, ऐसी डिजीज क्या हो जाती है, रेयर डिजीज। इज इट क्लियर, लाखों में। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है वो ऐसे ही होते हैं कि मिलियंस बिलियंस में कम हो। ठीक है, लेकिन ये कुरु डिजीज वगैरह काफी रेयर है। कुरु डिजीज, आप कैनाबिलिस जानते हो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैनाबिलिस? शायद मैंने भी बेसिक में कहीं नाम लिया हुआ है। कैनाबिलिस में वर्ड सुना है? नहीं सुना हुआ है। चलो ध्यान से सुनो। कुरु डिजीज होता है, जैसे अपना आप नॉन वेजिटेरियन हो गए आप लोग बहुत सारे, तो एक नॉन वेजिटेरियन में कैटेगरी होती है कि कौन क्या खा रहा है। फिर एक आपने वर्ड सुना होगा नरभक्षी, क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? नर भक्षी अगर हम लिखते हैं तो इस वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हो? ह्यूमन ईटर, ठीक है, मनुष्य को ही खाने वाला। यस, करेक्ट। तो आप ये डिजीज किस में है, ये डिजीज होती है ब्रेन में, किसके, ह्यूमन के ब्रेन में। तो ऐसे लोगों को ही इस डिजीज के चांसेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन को मरने के बाद या ह्यूमन को मार के उसको खा रहे हैं। ओके, तो जब वो उसके ब्रेन वाले पार्ट्स को खाएंगे, ये कुछ आपके जो क्या बोलते हैं यार, ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है, आदि मानव वाले, जो क्या नहीं, आदि मानव नहीं, अरे एक बड़ा अच्छा सा नाम है, टर्मिनोलॉजी भूल रही हूँ मैं, ट्राइबल सोसाइटी को क्या बोलते हैं? उम, 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 उम। चलो मैं शायद समझा पा रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नेम में स्लिप हो रहा है मेरे को। उम, बताओ किसी को कुछ ध्यान आ रहा है तो। आदिवासी, आदिवासी, हाँ, आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगलों के अंदर रहते हैं। कभी कभी आप देखोगे किसी किसी मूवी में एकदम से आ जाते हैं हु हा करते हुए, और फिर ह्यूमन को ही बांध देते हैं, ठीक है, नीचे आग जला देते हैं, इस तरीके के आपने सीन देखे होंगे। तो वो रिचुअल्स उनके देखते होंगे कि बहुत सारा, बहुत बड़ा सा एक मूर्ति दिखाते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो वो कैसा है, वो रिचुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ह्यूमन को खाना पड़ता है। ओके, हैं ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो ह्यूमन के ब्रेन को खा रहे हैं, एंड इफ दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय प्रियॉन्स, उसको कुरु डिजीज होगा।
ठीक है, तो वो डिजीज उस प्रियॉन्स प्रोटीन की वजह से, क्योंकि दैट इज अ पार्टिकल, जैसे आप प्रोटीन अपने हेल्थ के लिए खा रहे हो, प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन आपके बॉडी में गया और वो काम किया, सेम वे में जब उन्होंने ब्रेन वाला पार्ट खाया तो वो प्रोटीन उनके बॉडी के अंदर गया, और ऐसे ही लोगों को सिर्फ चांस है कि कुरू और सी जैकब डिजीज हो। इज इट क्लियर? मतलब मैं कुरू की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो ऐसे जो ह्यूमन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कैनाबिलिस। कि आप एक छोटा सा नोट्स, मतलब कैनाबिलिस लिख लो, मैन ईटर लिख लो, और ब्रैकेट में आदिवासी टाइप कुछ लिख लो। लास्ट क्या लिखा? बोवाइन स्पेंजिफॉर्म मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। ठीक है, अब आप कंपैरेटिव एक देख लो, विरियंस, विरियड्स एंड प्रियॉन्स। ठीक है, अब ये क्या है आपका? बढ़िया, अच्छा वाला वायरस हो गया। ठीक है, वायरस के ही वेरियन वर्ड आपको नहीं बताया मैंने। वायरस जब बाहर है तो उसको वायरस कहते हैं। ठीक है, मतलब होस्ट के बॉडी के बाहर है। जब वो होस्ट के अंदर है, इन्फेक्शियस है, समझना बेटा, यहाँ पे एक वर्ड नया बता रही हूँ, तो उसको क्या बोलते हो? वेरियन। आप कोरोना वायरस बॉडी के अंदर है, ये वर्ड सुनते हो ना, एक्चुअली वो कोरोना वेरियन है जो बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है। तो वेरियन वर्ड आप याद रखना, दैट इज द सिर्फ इन्फेक्शियस एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस। इज इट क्लियर? तो वायरस ही है, उसका एक्टिव फॉर्म विरियॉन्स बोल रहे हो। विरियड्स में माइनस प्रोटीन, प्रियॉन्स में माइनस जेनेटिक मटेरियल, आरएनए कर लेते हैं अपन। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो इमेज में क्या दिखा रहा है बेटा, ये बढ़िया आपका वो एनवलप वाला स्ट्रक्चर, कैप्सिड, ये कैप्सिड हो जाता है इस केस में, ये भी अगेन कोरोना वायरस का ही उसी कैटेगरी का है। एंड देन अंदर जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, हाँ कोरोना वायरस ही है ये। देखो इसके पास दो आरएनए स्ट्रैंड है, कोरोना वायरस नहीं है ये। चलो छोड़ो भी। तो एनवेलप है, कैप्सिड है एंड जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे क्या है? दिस इज ओनली, ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, प्रियॉन्स हो गया, ये आपका आरएनए। आरएनए में मैंने बताया आपको स्यूडो पेयरिंग पेयरिंग दिखती है, तो ये एक ही आरएनए स्ट्रैंड है, वो फोल्ड होके क्या कर रहा है? पेयर कर लिया है, तो स्यूडो पेयरिंग शो करने वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा आपका? विराइड्स। ये प्रोटीन एसियस है, इसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया? प्रियॉन्स। इज इट क्लियर बेटा? छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान लो। ये जो आपको नीचे प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सब हम लोग डेटाबेस पे ऐसे ही स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर यूज करके प्रोटीन के सीक्वेंस बनाते हैं तो वहां पे इसी तरीके के स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली कि इतने दूर का सीक्वेंस बीटा प्लेटेड है, ये अल्फा हेलिक्स है, तो देखो इतने दूर के सीक्वेंस को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये एक विजुअलाइजेशन, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके सामने आता है कि आप जिस प्रोटीन की बात कर रहे हो वो कुछ इस तरीके से फोल्डेड, और इतने हेलिक्स और इतने बीटा प्लेटेड शीट और इतनी चेन उसके पास होगी। तो दिस इज अ डेटाबेस पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अभी क्लियर है इतना सबको? अब लास्ट में थोड़ा सा लाइकेन के बारे में दिया है, जो ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है, बट सुन लो एक बार और मार्किंग कर लो। लाइकेन्स आर symbiotic association, that is mutually useful association between algae and fungi। पहला पॉइंट। द algal component is known as phycobiont। देखो बताया, फाइको मीन्स एल्गी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, फाइको मीन्स, बायोन्ट मीन्स लिविंग, फाइको मीन्स एल्गी, एल्गी वाला पार्ट, एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट। माइको मीन्स फंजाई, तो माइको फाइको याद रहेगा, तो बायोन तो वैसे भी याद रहता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फाइकोबायोन्ट वाला पोर्शन है। एंड हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइकोबायोन्ट प्रेजेंट है। अब आपने बेसिक्स इतनी पढ़ रखी है बेटा, ये सब तो ऐसे ही समझ में आता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो ऑटोट्रॉफिक है वो खाना बना रहा है, एंड फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया था ये एक तरीके से ये लिविंग सिस्टम की क्या है? म्यूचुअलिस्ट। और हमारे समाज में इस म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक खूबसूरत नाम दिया गया, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो
पर्टिकुलर किसी के लाइफ में क्या है वो अलग बात है, लेकिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हम जानते हैं कि वाइफ मेनली क्या होती है कि प्रिपेयर फूड, मेंटेन द होम, ये सब चीजें चल रहा है। एंड हस्बैंड क्या करते हैं कि अपने पूरे परिवार के लिए घर, रहना, खाना, ये सारी चीजों का अरेंजमेंट करने में लगे होते हैं। एक जनरल बात बता रही हूँ, ठीक है बेटा, हर जगह ये नहीं अप्लीकेबल हो सकता, और ऐसा नहीं कि इसके एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन हम जब समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली लिटरेचर में या रिसर्च पेपर में लाइकेंस को हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोला गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला पोर्शन क्या होता है, फाइकोबायोन्ट मतलब एल्गी, एंड हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने वाला पोर्शन क्या होता है, माइकोबायोन्ट मतलब फंगल वाला पोर्शन। तो कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे उलझना नहीं। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients. कहाँ से? Soil से, and water for its partner. मतलब जो भी रूट्स का काम है वो कौन कर रहा है? फंजाई। जो शूट का काम है, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, वो काम कौन कर रहा है? एल्गी। So close their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. लाइकिन को देख के आपको नहीं समझ में आएगा, बट स्टडी जो इस एरिया के स्टडी करने वाले हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये मैंने बताया था आपको। अगर पॉल्यूटेड एरिया का आपको मेजर करना है तो वहां पे लाइकेंस को ग्रो कराया जाता है। लाइकेंस उस एरिया में ग्रो नहीं करेंगे, और मेनली सल्फर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ताजमहल तो सुना होगा सबने, 7 वंडर में भी आता है, अपने इंडिया की धरोहर है, हो सकता है कुछ ने देखा भी हो, हमारे तो यूपी में ही है। ओके, तो ताजमहल जिस एरिया में है वहां पे उसके ऊपर वो, अब इतना तो आपको पता होगा, व्हाइट कलर का है, ठीक है, एकदम मार्बल का अलग पूरा कंटेंट है उसका, उसपे एक लेयर जम रही है, पिगमेंटेशन जम रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर पॉल्यूशन। वहां पे रिएक्शन हो रहा है। एसिड रेन सुना है तुम लोगों ने? एसिड रेन, एसिड रेन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पॉल्यूटेड पार्ट जो होते हैं ना वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं बारिश के पानी से मिलके। तो वही, अब देखो कोई एसिड है तो वो रिएक्शन करेगा, तो जब वो वहां वाटर में मिलता है तो वो जैसे जैसे ताजमहल पे अब रेन हो रहा है पानी और उसमें एसिड बन गया है तो वो उसको हार्म कर रहा है। तो उसी तरीके का सल्फर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है लाइकेन। यू कैन सी हियर, अब ये लाइकेन है अलग अलग, पहले तो बहुत इनको पढ़ाना पड़ता था डिटेल में, फ्रक्टोज फॉर्म आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा, लेकिन जस्ट इग्नोर, अब नहीं आता है। और ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, जो आपको लगता है ना कि ये पढ़ाए नहीं गए, उनको सिंपली आप आंसर की देखो, सॉल्व करो। कुछ पूछना है उनके बारे में तो आप पूछो, लेकिन आगे बढ़ो, उनपे बहुत रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो भी बहुत ज्यादा रेंज के बाहर है, कुछ आ नहीं रहा है एक्चुअली एनसीईआरटी के बाहर से, लेकिन हमें एनसीईआरटी को समझने के लिए, हमें नॉलेज के लिए बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जाते रहो। तो अब खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा आप रिज्वाइन करो, फिर पूरी एक अलग से रिकॉर्डिंग हो जाएगी जिसमें आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में मैंने, दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड एरिया, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। लाइकेन म्यूचुअली उसको शो करते, फाइकोबैन मेक फूड। ठीक है, ये तो हो गया आपको। डिजीज का नाम याद रखना है, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, फ्री आरएनए है नॉट, ऐसे ही छोटा सा नोट्स आप बना लोगे। लो मॉलिक्यूलर वेट है। देखो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। वायरस वेरियर्स कंपैरिजन एंड डिफरेंस। तो वायरस का एक्टिव फॉर्म वायरुलेंस वेरियन होता है, देन वेरियर्स होता है जिसमें प्रोटीन कोड नहीं होते, ये ध्यान रखो। देखो, नो प्रोटीन कोड आरएनए इनफेक्ट प्लांट, ये ले लो तुम। वायरसेस एंड विरियड्स नो सेल, दोनों ही असेलुलर हैं, दोनों ही इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है।
असेलुलर है, नीड होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की नीड है, मतलब दोनों ही क्या है बेटा, ऑब्लिगेट है। तो बीच वाला पोर्शन पूरा क्या हो गया, कॉमन बिटवीन द वायरसेस एंड विरियोड्स। ओके, ये विरियोड्स की फीचर क्या हो गया, प्रोटीन कोट हट गया, सिर्फ आरएनए है, इनफेक्ट प्लांट, ये दोनों तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं वायरसेस, इनफेक्ट ऑल ऑर्गेनिज, इवन फंजाई को भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं, एनिमल को भी कर सकते हैं, बट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो वायरस जिसको इन्फेक्ट करता है वो उसी को इन्फेक्ट करता है। जैसे कल मैंने बोला था, अगर कोरोना ह्यूमन को हो रहा है तो तुमने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि गेहूं के खेत को कोरोना हो गया, बरगद के पेड़ को कोरोना हो गया, ऐसा केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो वायरसेस में प्रोटीन कोट है, डीएनए एंड नहीं होना चाहिए, डीएनए और आरएनए है, इनफैक्ट ऑल ऑर्गेनिज। टेक प्रिंट आउट, सॉरी स्क्रीनशॉट। फिर वायरसेस हम लोगों को कहाँ पढ़ना होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम इन डिजीज की बात करेंगे, इबोला की बात होगी, हेपेटाइटिस की बात होगी, एचआईवी की बात होगी, एडेनोवायरस की बात होगी, फ्लू की बात होगी, तब वायरसेस फिर से आएंगे आपके 12th के चैप्टर में। चलो बेटा दोबारा रिज्वाइन करो।